आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। जैसे कि आप जानते हो, प्राचीन काल से ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक एवं आर्थिक विरासत के कारण अनेक देशों के लोग भारत में आए। भारत में दालचीनी, लौंग, गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में अधिक मांग रही। भारत और यूरोप का व्यापार स्थल मार्ग एवं जल मार्ग के द्वारा होता था। इस मार्ग का जो केंद्र था वह तुर्कस्तान में स्थित इस्तंबुल था, लेकिन तुर्कों के मुसलमानों ने उसे ईस्वी सन 1453 ईस्वी में जीत लिया। इस तरह से भारत आने का जल मार्ग बंद हो गया। इसीलिए यूरोप वासियों को भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज करनी पड़ी। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से बार्थोलोमेव डाइज ने शुरू किया, जिसने केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की खोज की। फिर इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक मदद के द्वारा नए जलमार्ग की खोज की। सन 1492 में वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी, जो आज एक नए प्रदेश के रूप में अमेरिका के रूप में पहचाना जाता है। अंत में पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा ईस्वी सन 1498 में भारत आने का जलमार्ग खोजा, जो भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उसका सामुद्रिक राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस प्रकार यूरोप वासियों के लिए भारत आने का मार्ग खुल गए। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन प्रजा का भारत में आगमन। भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जिन्हें हम फिरंगी के नाम से जानते हैं। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में बहुत सफलता से प्रेरित होकर देख यूरोपियन की अन्य प्रजा डच और डेनिश के लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान की। इस तरीके से 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया, परंतु पुर्तगालियों का वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की छूट न मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के द्वारा जहांगीर के द्वारा व्यापार करने की छूट मिली और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी 1613 में स्थापित की। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु प्रदेशों में मराठा सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। इसलिए दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में अपनी कोठियां स्थापित की और मुंबई को मुख्य केंद्र स्थापित किया। 1668 में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीती माहे, कारिकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश स्थापित करने में सतत सक्रिय रहे। भारत में इन दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन और गोवा रह गया, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, करालीकल, पांडिचेरी जैसे प्रदेश रह गए, जबकि डच जो थे वो सदा के लिए विदा हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लासी का युद्ध। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। उस प्रांत की इनकम सबसे ज़्यादा थी और अंग्रेज अधिकारी उस प्रांत पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ था। अंग्रेज़ों की सेना, नवाब की सेना को पराजित करना कठिन था। इसलिए अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सेनापति मीर जाफ़र को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया और कंपनी को नवाब के द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव में के पास मैदान में युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी के युद्ध बाद कुछ समय पश्चात
कुछ वर्षों पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ। कंपनी को मीर कासिम से डर लगा, इसलिए मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में चला गया और उस समय अवध में मुग़ल बादशाह शाह आलम आया हुआ था। इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली और क्लाइव ने द्विमुखी शासन पद्धति वहाँ लागू की। द्विमुखी अर्थात जनता और लोगों की जवाबदारी का उत्तरदायित्व नवाब का था और पैसे अर्थात कर वसूल करने का काम अंग्रेज़ों का था। इस प्रकार की पद्धति को द्विमुखी शासन पद्धति कहते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, आगे का हम आगे पढ़ेंगे।